वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम अपना जो लेक्चर 1 है वो स्टार्ट करेंगे आज। एंड आई होप कि आप बिल्कुल अटेंटिव होके सुनेंगे लेक्चर को और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ये सखर आईबीए के जितने भी टेस्ट होते हैं, वो आपकी एसटीएचपी हो, एनटीएचपी हो, डायरेक्ट टेस्ट हो, फाउंडेशन हो, या इवन आपके जो एसटीएस वाले टेस्ट होते हैं जिसमें आपके टीचिंग के जॉब्स वाले हो गए, या बाकी जितने भी एग्जाम्स लेती है सखर आईबीए, उसमें सखर आईबीए का एक मेन पोर्शन जो होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है आपका लेक्चर होगा। और सिर्फ ये लेक्चर नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो फर्स्ट लेक्चर में तो हम ट्रिक्स वगैरह जो है वो थोड़ी डिस्कस करेंगे और एक स्मॉल पैसेज होगा। लेकिन जो हमारे फर्दर 3 to 4 लेक्चर्स होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, उसमें हम डिफरेंट पैसेजेस सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो। सबसे पहले मैं आपको जनरली अगर बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिंपल रीडिंग, रीडिंग का वर्ड आ रहा है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसमें तो सबसे पहले तो आपको पढ़ने का काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ने की स्किल्स जिन बच्चों की भी अच्छी होती है, जिनको रीडिंग की आदत होती है, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बाकी जो बच्चे साल में 1-2 पेजेस ही पढ़ते हैं बुक्स के, तो डेफिनेटली उन वो फिर सफर करते हैं बहुत ज्यादा। उनको क्योंकि मजा नहीं आता, वो इतना अटेंटिवली पढ़ नहीं सकते, उनका ध्यान नहीं होता। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये, इसमें पूरी ध्यान की आपके जो माइंड माइंड गेम होती है। आपको खुद का माइंड जो है वो पैसेज में प्रेजेंट रखना होता है। ऐसे नहीं होता कि आप जस्ट ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ते जाएं और आपके दिमाग में कोई भी चीज ना हो, देन आप क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी, या ये किस चीज से जो है मैप कर रही है, ये क्वेश्चन किस चीज से मैप करेगा। तो काफी सारे इश्यूज होते हैं आपको। तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले ट्रिप्स जो है, आप कह ले उसको, टिप्स कह ले, टेक्निक्स कह ले, वो हम जो है समझ लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम मूव करेंगे पैसेज सॉल्व करने को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड अ पैसेज। ठीक है, मैंने जैसे कहा सबसे पहले आपको रीडिंग अच्छी हो आपकी, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सके और खुद को एंगेज रख सके पेज के साथ। देन अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस जहाँ पे जो आपको सखर आईबीएम में या कहीं पे भी दिए जाते हैं, मोस्टली वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपको पता लगना चाहिए कि पैसेज में आपने क्या पढ़ा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वजह से सिर्फ कम स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि उनको मीनिंग ही नहीं आती, उन वो समझ ही नहीं पाते कि पैसेज में क्या था और क्या पूछ रहा था और हमें कौन सा आंसर करना था। ठीक है, तो अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग मतलब पैसेज की मीनिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग, देन आपको जो जवाब देने होंगे वो उसी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देने होते हैं। और इसमें और भी चले ट्रिक्स में बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन एक बड़ा मतलब ये समझे, इट्स अ गेम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके ऑलमोस्ट 10 मार्क्स होती है, और इवन आपके सिर्फ वहां पे नहीं होते टेस्ट में। आप जब एसटीएचपी, एनटीएचपी या डायरेक्ट टेस्ट में यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश के जो कोर्सेज होते हैं उनमें भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दी जाती है। और आपके जो स्पेशली स्कॉलरशिप एनटीएचपी, एसटीएचपी या फाउंडेशन हो, तो उसमें तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट मिड, सेकंड मिड, थर्ड मिड में 5-5, 10-10 मार्क्स की दी जाती है। तो सोचिए आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो जो भी बच्चे नहीं पढ़ते वो सबसे पहले तो अपने रीडिंग की स्किल्स अच्छी करें। ठीक है, तभी आप इसका अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। इट्स अ कॉमन पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कॉलरशिप टेस्ट एंड एकेडमिक असेसमेंट्स। तो तीनों चीजें आ गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको इवन सीएसएस तक ये चीजें काम आएंगी। देन स्कॉलरशिप टेस्ट, जैसे मैंने कहा आपको एसटीएचपी, एनटीएचपी में काम आएंगी। एंड एकेडमिक असेसमेंट्स, मैंने जैसे कहा फर्स्ट मिड टर्म, सेकंड मिड टर्म और फाइनल में भी ये चीजें आपको काम आएंगी। Scoring well in reading comprehension depends on your ability to quickly grasp key information। तो इसमें आपको, मैंने जैसे कहा, माइंड गेम होती है। आप कितना अपना माइंड जो है वो पैसेज में लगाते हैं और उसको जहन में बिठा के देन आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो आप कितना जल्दी वो है की इंफॉर्मेशन अपने पास जो है अंदर स्टोर कर लेते हैं। और इन्फो मीनिंग्स एंड आंसर एक्यूरेटली अंडर टाइम कंस्ट्रेंट। तो आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, ऐसे नहीं कि आपको पैसेज दिया जाए और कहा जाए कि आपके पास 2 दिन है, जाके कर लीजिएगा। तो टाइम भी बहुत मैटर करता है, तो इसीलिए जितना गिवन टाइम होता है उसमें आपको ये चीजें करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे 10 टिप्स है
जो आपको हेल्प करेंगी टू स्कोर बेटर इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो आपका 10 मार्क्स का होगा होपफुली, या फिर 5 तो कंफर्म है, लेकिन 10 मार्क्स का मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है इनकेस अगर 50 क्वेश्चंस जो है वो इसके सिर्फ इंग्लिश पोर्शन के हैं, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रिक अगर देखी जाए, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ये मतलब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ के फिर आप इजीली कर देते हैं। जैसे हम पैसेज पे आएंगे तो सबसे पहली जो आपकी टिप है या टेक्निक कह लें आप, वो है रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। बिफोर रीडिंग द पैसेज क्विकली स्किम थ्रू द क्वेश्चंस, दिस हेल्प यू नो व्हाट टू लुक फॉर एंड रीड विद पर्पस, ठीक है। तो आपको इससे पता चल जाता है कि आपको जो है क्या नॉलेज चाहिए, क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, क्या आप जानना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से आप रीड करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे भी होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये वेरी करता है। ऐसे नहीं कि मैं जो चीज कह रहा हूँ ये लाजमी आप लोग भी करें, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज इजी लगती है। कुछ बच्चे पहले सारा पैसेज पढ़ लेते हैं, लेकिन सारा ग्रेप अपने माइंड में कर लेते हैं, देन क्वेश्चंस पढ़ते जाते हैं और उनको क्लिक होता जाता है कि हाँ मैंने 3 पैरा में 2 पैरा में ये चीज पढ़ी थी, फर्स्ट पैरा में ये चीज पढ़ी थी। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ऐसे भी पॉसिबल है कि आप पहले पैसेज पढ़ें। लेकिन ये एक रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एक अच्छी टेक्निक है, आप लोग यूज कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा जरूर। देन सेकंड है आपके पास स्किप द पैसेज स्ट्रेटेजिकली। आपको जो है पैसेज में मतलब ओवरलुक करना होता है, ठीक है। यू डोंट ऑलवेज नीड टू रीड एवरी वर्ड। आपको हमेशा लाजमी नहीं, अगर ये तो मैं अब स्टार्ट करेंगे हम छोटे छोटे पैसेजेस होंगे, अगर आपको 1500 2000 वर्ड का पैसेज दिया जाए या कोई भी, या आपके पास हो पूरा, तो कैसे आप उसका वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे और विद इन अ टाइम फिर आंसर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसको क्या होता है, स्किप टू गेट द मेन आइडिया एंड स्ट्रक्चर, इंट्रो लाइक एग्जांपल्स एंड कंक्लूजन, मेन मेन चीजें आप देख के देन डायरेक्ट मूव कर लेते हैं क्वेश्चंस पे। देन गो डीपर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। जब फिर अब अगर लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिनकी डीप नॉलेज जिनके लिए आपको जरूरी है, तो फिर आप उसके बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड में भी जा सकते हैं, या किसी एक टुकड़े को आप वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास तीसरा है फोकस ऑन कीवर्ड्स। क्योंकि आपके जो पैसेज होता है ना वो किसी ना किसी टॉपिक पे होता है, उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और क्वेश्चंस में भी इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपको मतलब डायरेक्ट क्लिक कर सके, ठीक है। तो पे अटेंशन टू नेम्स, डेट्स, नंबर्स, ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक हाउएवर, देयरफॉर एंड रिपीटेड आइडियाज, दीज ऑफन हिंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो वो किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आपको हिंट दे रहे होते हैं, तो इन चीजों पे लाइक नेम्स, डेट्स, नंबर्स, ट्रांजिशन वर्ड्स, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना होता है, ठीक हो गया। 3 पॉइंट्स हो गए, याद करते जाइएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम ये पॉइंट्स 10 कर लें और पैसेज के बाद आप सारा कुछ भूल चुके हो। देन आपके पास है इम्प्रूव योर वोकेबलरी। मैंने ऊपर ऊपर आपको बताया कि आपके पास रीडिंग की स्किल्स होनी चाहिए, रीडिंग के स्किल्स से आपकी ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। वोकेबलरी भी आप अगर रीडिंग अच्छी करते हैं तो आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रांग वोकेबलरी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग थ्रू पैसेजेस एंड अनफेमिलियर वर्ड्स। लर्न 5-10 न्यू वर्ड्स डेली एंड रिवाइज रेगुलरली। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ से 3 मंथ से, या जब आप वीडियो सुन रहे हैं आपके पास मे बी 1 साल हो एनटीएसपी एसटीएसपी के लिए, तो आप डेली 5 to 10 वर्ड्स डेली बेसिस पे पढ़ लिया करें, याद किया करें, मेमोराइज किया करें, देन उनको रिवाइज किया करें रेगुलरली। क्योंकि जितनी आपकी वोकेबलरी ज्यादा होगी उतना आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे पैसेज को, और उतना ज्यादा अच्छा आप स्कोर कर सकेंगे। पॉइंट नंबर फिफ्थ है आपके पास प्रैक्टिस इन्फ्रेंस स्किल्स, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फ्रेंस स्किल्स जो है उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। समटाइम्स द आंसर्स आर डायरेक्टली स्टेटेड। कुछ मतलब ऐसे होता है कि आंसर्स जो है वो डायरेक्टली पैसेज में नहीं गिवन होते। यू नीड टू इन्फर, ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको खुद से मतलब जो है वो उसका आंसर अज्यूम करना होता है कि अच्छा मैंने डेटा ये पढ़ा, इस पे ये चीजें थी, तो ये पॉसिबल आंसर्स हैं इसी के, ठीक है। तो खुद की भी मतलब आपकी लॉजिक्स यूज होंगी वहां पे। तो आपको इस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। कभी कभी मैं एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे आपको, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको लगता है कि ये होगा, लेकिन जो गलत लग रहा होता है आपको कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, समटाइम्स वही होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं अपना अगर आपको बता दूं, क्योंकि मेरे इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह काफी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आउट ऑफ मतलब जितने होते हैं 5 आउट ऑफ 5 या 10 आउट ऑफ 10 भी आए हैं। इंग्लिश में मिड्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 20 आउट ऑफ 20 जस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से भी आए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ समटाइम्स में क्या करता था, ये ट्रिक ऑलवेज तो काम नहीं करती, ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है मुझे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल गलत लगता था कि
ये तो हो ही नहीं सकता, मैं उसको टिक कर लेता था, मुझे क्योंकि पता होता था कि समटाइम्स मेरा जिस तरह माइंड काम कर रहा है वो उसके बिल्कुल उलट चीजें जो है वहां पे गिवन होती है, क्योंकि आपकी लॉजिक समटाइम गलत भी काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये भी होता है इसमें कि आप अगर कभी कभी आप उनसे पूछ लीजिएगा जो 100% इसमें ले लेते हैं, या आप खुद रीड थ्योरी या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप वहां पे देखिएगा आपको जो लग रहा होगा बिल्कुल नहीं होगा, वो कभी कभी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट ये थी आपके पास। देन पॉइंट नंबर 6 है एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। डेफिनेटली मैं मैथ्स में भी ये ट्रिक जो है आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले जो आपके पास एमसीक्यूज है लाइक, तो उसमें 4 ऑप्शंस है, तो सबसे पहले जो बिल्कुल गलत लगते हैं वो उनको आप निकाल दें। ठीक है, लेकिन ये पिछली जो मेरी पॉइंट थी कि समटाइम्स वही सही हो जाते हैं, वो समटाइम्स सही होता है। ठीक है, तो अदरवाइज आपको रॉन्ग ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल स्किप करने। व्हेन स्टक यूज द एलिमिनेशन मेथड। जब आप कहीं पे फंस जाएं तो एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। रिमूव क्लियरली रॉन्ग और अनरिलेटेड चॉइसेस। समटाइम्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उससे रिलेट ही नहीं करते, ऐसे आपके पास जो है वो गिवन होती है मतलब डेटा, तो वो आप उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, वो ऑप्शन खत्म कर दें, एंड देन सेलेक्ट द बेस्ट अमंग द रिमेनिंग। तो फिर आपके पास दो बच जाए, तीन बच जाए, तीन में से जो बेस्ट लगे आपको वो चूज कर लें। ठीक है, 6 पॉइंट ये थी। पॉइंट नंबर 7 है आपके पास, डोंट अज्यूम बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट जो गिवन हो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसी में रह के ही सोचना होता है, उसमें से ही आपको अजम्पशन लेनी होती है। तो बेस योर आंसर्स ओनली ऑन व्हाट्स मेंशन्ड आर इम्प्लाइड इन द पैसेज। तो आपको जो गिवन डेटा होगी पैसेज में, आपको आंसर उसी डेटा के हिसाब से करना होता है। समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं ये तो डेटा गलत है पैसेज में, मुझे इसकी असली डेटा पता है, इसका ये नंबर नहीं ये नंबर था, तो आप इसे कभी भी चूज नहीं करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास मैसेज है, उसमें कह रहा है पाकिस्तान आजाद हुआ था 1945 में। ठीक है, नीचे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, तो आप 1947 नहीं लिखेंगे, आप 1945 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्योंकि पैसेज में वो डेटा गिवन है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ही इस तरह कि आप पैसेज में से आंसर करें, अपनी खुद की आप नॉलेज उसमें जो है इंटर नहीं कर सकते आंसर्स में। डोंट यूज योर पर्सनल नॉलेज और ओपिनियंस। सी, तो आपको अपनी पर्सनल नॉलेज, ये देखें, पर्सनल नॉलेज और ओपिनियंस यूज नहीं करने। आपको जो डेटा गिवन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कीजिएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना ओपिनियन कितना ही सही और अच्छा क्यों ना हो वो नहीं देना, जस्ट जो गिवन होगा पैसेज में वो आपको शेयर करना होगा। ठीक है, देन आपके पास पॉइंट नंबर 8 है मैनेज योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी सारे बच्चे टाइम पे टेस्ट नहीं कर पाते, या फिर कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेते हैं, देन एट द एंड उनके पास टाइम नहीं बचता, तो ये होता है कि फिर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मैनेज टेस्ट में अच्छे से जो है मैनेज कर लीजिएगा टाइम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन होता है आपको लगता है ये आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन आप उस पर जब बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर आपको रियलाइज होता है कि वो भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया, और उसके बाद जो है बाकी भी आपके पास क्वेश्चन के लिए टाइम कम बच जाता है। तो मुश्किल क्वेश्चन छोड़ ले, ये मैं मेरे में से एंट्रेंस की टिप्स जो मैंने दी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें मैनेज करनी होती है। मूव ऑन द यू मूव ऑन इफ यू आर स्टक एंड कम बैक लेटर इफ देयर इज टाइम लेफ्ट। तो आप एक क्वेश्चन पे 15 मिनट लगाने के बजाय आप 5 मिनट में जो है बाकी वाले 5 क्वेश्चन कर लें, देन आपके पास 10 मिनट बच जाए, तो देन आप उस पर वापस आ जाए क्वेश्चन पे। देन है आपके पास रीड डेली टू बिल्ड स्टेमिना। आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। मैंने आपको कहा कि आपको पैसेजेस लाजमी नहीं कि आपको 300-400 वर्ड वाला दिया जाए, आपको 2000-1500 वर्ड वाला अगर पैसेज मिल जाए तो आपके पास रीडिंग स्टेमिना होनी चाहिए। तो रीड न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स एंड बुक्स रेगुलरली टू इंप्रूव स्पीड एंड कम्प्रिहेंशन नेचुरली। तो आप अगर डेली बेसिस पे पढ़ेंगे बुक्स वगैरह, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, और जो कम्प्रिहेंशन है वो आप आराम से फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अ लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। एसईओ तो फ्री में मॉक टेस्ट करवाता है, तो आप लोगों को तो प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस लेक्चर के बाद भी आपकी वीकली टेस्ट भी होगी, इसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो एसईओ के जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस लेते हैं, उनके लिए तो ये भी एक अच्छी चीज है। पॉइंट नंबर 10 तो आपकी पहले से ही समझे प्रोवाइडेड है, आप मॉक टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प्स व्हेन यू गेट यूज्ड टू डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड improves एक्यूरेसी एंड टाइमिंग। तो जब आप बार बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जो मैं कहता हूँ काफी सारे बच्चों को अच्छा नहीं भी लगता, वो नहीं भी अटेम्प्ट करते, लेकिन डेली बेसिस पे सेम सेम चीजें ही आप जब अटेम्प्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले तो आपको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स का पता लग जाता है। देन आप जब हर टेस्ट में आपके लाइक एसईओ के अगर हम 40 जनरल क्विजेज लेते हैं, 40 में ही आपकी हर में 18 मार्क्स आउट ऑफ 20, 19 मार्क्स आउट ऑफ 20 आते हैं, तो आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी, और टाइम मैनेजमेंट भी आप में आता जाएगा। तो आई होप के
ये 10 पॉइंट्स तो आपको अब क्लियर हो गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन पे ही बेस करता है, बहुत अच्छी टिप्स है। आप लोग अगर इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो 10 मार्क्स होंगी वो आप इजीली अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है। आई एम श्योर कि आप लोग थक नहीं गए होंगे। अगर आप में अभी भी थोड़ा बहुत स्टेमिना है तो हम आगे कंटिन्यू करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यस सर वी आर फिट एंड फाइन एंड प्लीज कैरी ऑन। ठीक हो गया, तो हम पैसेज की तरफ मूव करें अगर आप लोग अभी भी एनर्जेटिक हैं तो। चलें। हमारा फर्स्ट पैसेज बहुत सिंपल पैसेज है। आपके पास सिंपल एक न्यूरोसाइंस ऑफ मेमोरी पैसेज है। टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा, की पॉइंट्स। अब हम इस पे कौन सी ट्रिक अप्लाई करें, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलें या हम पहले पैसेज पढ़ लें? ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि हम कुछ में जो है पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ में पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा है बहुत, तो हम क्वेश्चंस के इसको मेमोराइज करके भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है समटाइम्स आपको छोटे पैसेजेस मिल जाए पेपर में, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन मेमोरी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, इसमें मेरी अगर प्रोनाउंसिएशन वगैरह की मिस्टेक हो जाए तो इट्स टोटली फाइन। आप लोग भी गलतियां कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको पता लगना चाहिए कि जो मैंने चीज पढ़ी है हाँ वो मुझे उसका मतलब पता है या नहीं पता। तो हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन मेमोरी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्वॉल्विंग एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. The hippocampus, you can pronounce it, hippocampus plays a crucial role in forming new memories. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लग रही है। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, forming new memories while the you can say prefrontal cortex manages working memory. ठीक है, there are three main types: sensory memory, last millisecond memory जिसको कहा जाता है, then short term memory holds 7 plus minus 2 minutes for 15 to 30 seconds, and long term memory unlimited capacity होती है इसमें। ठीक है, sleep enhances memory, बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइन है। आप लोग एग्जाम से पहले भी ये चीज करते हैं, आई होप आप लोग करते होंगे। ठीक है, मेमोरी अपने जो है एनहांस करने के लिए अच्छे से सोते होंगे। देन आपके पास है कंसोलिडेशन थ्रू सिंपैथेटिक प्रूनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास, मे बी वर्ड मीनिंग वगैरह में आपसे पूछा जाए। ठीक है, इस तरह के, क्योंकि आपको जो न्यू न्यू लग रहे हो, आपने ना पढ़े हो, तो आप लोग ये नोट करते जाइएगा। देन है आपके पास अल्जाइमर्स डिजीज डैमेजेस मेमोरी बाय क्रिएटिंग amyloid you can say plaques in the brain. तो अब जितने बच्चे की रीडिंग की स्किल्स अच्छी होंगी, जो वर्ड मीनिंग या वोकैबुलरी अच्छी होगी, वो तो सारे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। लेकिन जिनकी नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली इन चीजों को गूगल कर सकते हैं ताकि आपको इनकी मीनिंग्स पता हो। ठीक है, अदरवाइज आप अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस जो है बेहतर करते जाइएगा तो आपको इन फ्यूचर ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपके पास टॉपिक्स भी मैटर करते हैं। आपके पास यहाँ पे न्यूरो साइंस ऑफ मेमोरी आ गया, आपके पास डेटा साइंस का आ सकता है, कंप्यूटर का आ सकता है, किसी भी चीज का टॉपिक आ सकता है। तो ये आपके पास मेन हिंटिंग पॉइंट होती है कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये बता दिया पैसेज पर कि आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है फर्स्ट, कि व्हाट ब्रेन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज। ठीक है, तो व्हाट ब्रेन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज हमने ऊपर पढ़ा था। आप ऑप्शन पढ़ लें। सेरेब्रियम आपने पढ़ा, हिप्पोकैम्पस पढ़ा आपने, एमिगडाला पढ़ा आपने, थैलेमस पढ़ा आपने। आप खुद बता सकते हैं कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बी, वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हमने वो ऊपर पढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये आपका वर्ड रहा सेकंड लाइन में। ये किस चीज के लिए है? प्लेज ए क्रूशियल रोल फॉर फार्मिंग न्यू मेमोरीज। हमसे पूछ के आ रहा है फार्मिंग न्यू मेमोरीज, हमने अभी अभी पढ़ा था तो हमें याद था, हम जल्दी से इसको टिक करेंगे कि हाँ ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। देन आपके पास सेकंड है इन्फ्लुएंस, व्हाई माइट स्लीप इंप्रूव एग्जाम परफॉर्मेंस। एग्जाम परफॉर्मेंस का मैंने वर्ड भी यूज किया था, क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस हंगर, कंसोलिडेट मेमोरीज, और इट स्लोज हार्ट रेट, और इट प्रिवेंट्स ड्रीमिंग। क्यों स्लीप आपको ड्रीम्स ड्रीम्स से प्रिवेंट करती है? नहीं, बिल्कुल गलत है, आप पहले से एलिमिनेट कर देंगे। इट्स स्लोज हार्ट रेट, ये ऊपर हमने नहीं पढ़ा कहीं पे भी। इट रिड्यूसेस हंगर, ये भी नहीं था। बी जो है इट कंसोलिडेट्स मेमोरीज, ये हमने शायद पढ़ा था कहीं पे। तो यस, लेट्स सी, ये देखें, स्लीप इनहांसेस मेमोरी कंसोलिडेशन थ्रू, ये जो हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक प्रूनिंग। ठीक है, तो ये लाइन वो थी जो मैंने आपको कहा था कि एग्जाम्स वगैरह में आप अच्छे से स्लीप करते हैं। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको हिंट दे दिया था, क्योंकि हिंट यहाँ पे गिवन था, स्लीप एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्स की वजह से उन्होंने पूछ लिया इंप्रूव एग्जाम परफॉर्मेंस क्यों, तो आप सिंपल इसको भी सेकंड बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सेकंड्स में कर सकते हैं।
देन आपके पास वोकेबलरी है, मैंने आपको कहा था वो आपके पास वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास सिनेप्टिक प्रूनिंग लाइन नंबर 4 है, रिफर्स टू किसको करती है? क्रिएटिंग न्यू ब्रेन सेल्स। ठीक है, न्यू ब्रेन सेल्स को क्रिएट करने के लिए। स्ट्रेंथिंग इंपॉर्टेंट न्यूरल कनेक्शंस, रिमूविंग अनयूज्ड न्यूरल पाथवेज और इंक्रीजिंग ब्लड। आपके पास जो ऑप्शन है इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, तो इसमें से क्या लगता है आपको क्या होगा? तो आप सीधा लाइन नंबर 4 में जाएं, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। अगर आपको वोकेबलरी पता नहीं तो भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि लाइन नंबर 4 आप पढ़े। ये आपके पास क्या है? स्लीप इनहांसेस मेमोरी कंसोलिडेशन थ्रू सिनेप्टिक प्रूनिंग। तो आपकी जब इनहांस होती है, जो स्लीप से मेमोरी इनहांस होती है, तो वो डेफिनेटली क्या करती होगी? वो आपके पास रिमूव करती होगी अनयूज्ड न्यूरल पाथवेज, रिमूव कर देगी। ठीक है, देन आप वो इजीली कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिंपल वोकेबलरी की वजह से आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं गूगल वगैरह से, तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। देन अब अप्लाइड नॉलेज की हम बात करते हैं, जो मैंने कहा था कि आपको अपनी लॉजिक्स वगैरह यूज करनी होती है, समझना होता है चीजों को। तो अ पेशेंट विथ हिप्पोकैम्पल डैमेज वुड स्ट्रगल मोस्ट विथ। अगर किसी को ये बीमारी हो गई या डैमेज हो गया जो हिप्पोकैम्पल है, तो उसको क्या किस चीज से वो ज्यादा स्ट्रगल करेगा? रिकॉलिंग चाइल्डहुड इवेंट्स, फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, रिकॉग्नाइजिंग कलर्स। तो हमने ये बिल्कुल सेकंड लाइन में पढ़ा था कि ये क्या होता है, जो हिप्पोकैम्पल डैमेज होता है। ये आप देख लें सेकंड लाइन में, हिप्पोकैम्पल किस चीज के लिए प्ले क्रूशियल रोल करता है? रोल किसके लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है? फॉर फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज। ठीक है, तो अगर ये आपका डैमेज हो गया तो आपको क्या हो सकता है? आप क्या चीज कर सकते हैं? फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज में स्ट्रगल कर सकते हैं। यू वुड स्ट्रगल विथ मोस्ट विथ फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज। तो आप न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं कर पाएंगे इस बीमारी की वजह से, इस डैमेज की वजह से। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर की है। फर्स्ट का ऑप्शन बी, डायरेक्ट फैक्ट जो है वो बिल्कुल गिवन था। देन आपके पास बी है इन्फ्रेंस फ्रॉम कंसोलिडेशन क्लेम, आपको वहां से पता चला। देन सी है आपके पास टर्म डेफिनेशन इन कॉन्टेस्ट। आपको वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी तो आप इन इससे टर्म से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या होगा। और बी अप्लाइड न्यूरोसाइंस कॉन्सेप्ट, आपने जो ऊपर पैसेज पढ़ा इसकी आपने नॉलेज जो है वो अप्लाई करके बताया कि जब आपके पास जो है हिप्पोकैम्पल डैमेज होता है तो वो पेशेंट किससे ज्यादा स्ट्रगल करता है? फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज। आई होप कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको समझ में आया हो तो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप बता सकते हैं। हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें इंप्रूव करें, लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बेटर करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।